लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, हॉलीवुड ने कांस को कहा अलविदा। इस लेख में इस साल के कांस फिल्म फेस्टिवल की बदली हुई तस्वीर के जरिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री के संकट को समझाने की कोशिश की गई है। लेख का लहजा थोड़ा हैरानी भरा है, क्योंकि जहां पहले हॉलीवुड की चमक दमक कांस की पहचान होती थी, वहां इस बार सन्नाटा ज्यादा दिखा। लेख बताता है कि इस बार बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज जैसे डिज्नी, यूनिवर्सल पिक्चर्स, एमेजॉन, एमजीएम स्टूडियोज और परमानेंट पिक्चर्स लगभग नदारद रहे। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स, जो आज की फिल्म दुनिया का बड़ा खिलाड़ी है, वो भी अपनी रिलीज पॉलिसी के कारण कांस से दूर हैं। नतीजा ये हुआ कि रेड कार्पेट पर सितारों की जगह इस बार इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा दिखे और वो पुराना ग्लैमर कहीं खो गया। लेख इस बदलाव के पीछे की बड़ी वजह समझाता है। फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त अस्थिर दौर से गुजर रही है। महामारी के बाद बॉक्स ऑफिस अभी पूरी तरह संभला नहीं है और स्टूडियोज अब रिस्क लेने के मूड में नहीं है। कांस जैसे फेस्टिवल में फिल्म दिखाना महंगा भी है और खतरनाक भी। अगर फिल्म को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो उसका पूरा मार्केटिंग प्लान बिगड़ सकता है। इसलिए स्टूडियोज अब सीधे दर्शकों तक पहुंचने और बॉक्स ऑफिस पर ध्यान दे रहे हैं। एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब इंडी फिल्मों का बिजनेस मॉडल भी कमजोर पड़ रहा है। पहले नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसी कंपनियां इन फिल्मों को खरीदकर उन्हें सहारा देती थी, लेकिन अब वो भी इस तरह की फिल्मों में दिलचस्पी कम दिखा रही हैं। इससे छोटे फिल्मकारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने संकट खड़ा हो गया है। लेख ये भी इशारा करता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का बदलाव नहीं, बल्कि अमेरिका और दुनिया के बीच बदलते रिश्तों का संकेत भी हो सकता है। जहां पहले हॉलीवुड वैश्विक सांस्कृतिक ताकत था, अब वो थोड़ा पीछे हटता दिख रहा है। कुल मिलाकर लेख कहना चाहता है कि कांस से हॉलीवुड की दूरी कोई छोटी घटना नहीं है। ये बताती है कि फिल्म इंडस्ट्री का पुराना मॉडल टूट रहा है, नए नियम बन रहे हैं और ग्लैमर के पीछे छिपी आर्थिक हकीकत अब खुलकर सामने आ रही है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय इबोला से निपटना सिर्फ वायरस ही नहीं, हालात भी मारते हैं। इसमें एक बहुत अहम बात सामने रखी गई है कि बीमारी सिर्फ वायरस से नहीं फैलती, बल्कि इंसानी फैसले और हालात उसे और खतरनाक बना देते हैं। लेख बताता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में इबोला का ये 17वां प्रकोप है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। सैकड़ों संदिग्ध मामले और मौतें सामने आ चुकी हैं और खतरा पड़ोसी देशों तक फैलने का भी है। हालांकि इस बार का वायरस थोड़ा कम घातक माना जा रहा है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई पुख्ता वैक्सीन या इलाज उपलब्ध नहीं है। यही चिंता की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन संपादकीय का असली जोर यहाँ है कि बीमारी का फैलाव सिर्फ वायरस की ताकत से नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद हालात से तय होता है। पूर्वी कांगो में लगातार चल रहे संघर्ष, हिंसा और अस्थिरता ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। युद्ध के कारण लोग विस्थापित होते हैं, भीड़-भाड़ और गंदगी में रहते हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भी कमजोर पड़ जाती हैं। इतना ही नहीं, कई बार स्वास्थ्य केंद्रों पर हमले तक होते हैं, जिससे लोगों का भरोसा भी टूटता है। लेख ये भी कहता है कि स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी इस तरह की बीमारियों से निपटने का अनुभव रखते हैं, लेकिन उनके पास संसाधनों की भारी कमी है। और ये कमी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद घटा दी गई है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप और कुछ अन्य देशों द्वारा सहायता बजट में कटौती ने हालात और खराब कर दिए, जिससे बीमारी की पहचान और रोकथाम में देरी हुई। अंत में लेख एक बड़ी चेतावनी देता है। दुनिया में जलवायु संकट, युद्ध और राजनीतिक टकराव बढ़ रहे हैं, जिससे ऐसी बीमारियां अब ज्यादा बार सामने आ सकती हैं। इसलिए सिर्फ आपातकालीन मदद काफी नहीं है, बल्कि लगातार और भरोसेमंद समर्थन जरूरी है। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख, ट्रंप और पुतिन दोनों को ही चीन की जरूरत क्यों है? इसमें बदलती वैश्विक राजनीति की एक अहम तस्वीर सामने रखी गई है। लेख का मकसद ये समझाना है कि आज की दुनिया में चीन सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि ताकत का ऐसा केंद्र बन चुका है जिसके बिना बड़े देश भी अपनी रणनीति पूरी नहीं कर पा रहे। लेख बताता है कि हाल ही में शी जिनपिंग ने कुछ ही दिनों के अंतर पर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दोनों की मेजबानी की। ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि अब वैश्विक कूटनीति का केंद्र बीजिंग बनता जा रहा है। चीन खुद को इस तरह पेश कर रहा है कि वो सभी से बात कर सकता है, लेकिन किसी के एक खेमे में बंधा नहीं है।
लेख के मुताबिक रूस की स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर है। रशिया यूक्रेन वॉर और पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस काफी हद तक चीन पर निर्भर हो गया है, चाहे वो तेल गैस बेचने की बात हो या व्यापार की। यही वजह है कि दोनों के रिश्ते मजबूत तो दिखते हैं, लेकिन बराबरी के नहीं हैं। इसमें चीन का पलड़ा भारी है। वहीं ट्रंप के साथ बातचीत में भी चीन की बढ़त साफ दिखती है। चीन के पास मजबूत अर्थव्यवस्था, दुर्लभ खनिजों पर पकड़ और वैश्विक व्यापार नेटवर्क है, जिससे वो अमेरिका के सामने भी बराबरी या कहीं कहीं बढ़त की स्थिति में आ गया है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका खुद कई युद्धों और संकटों में उलझा हुआ है। लेख ये भी बताता है कि चीन ने पिछले कुछ सालों में अपनी कूटनीति को बदला है। पहले जहां वो आक्रामक रुख अपनाता था, अब वो ज्यादा संतुलित और व्यवहारिक नजर आता है, ताकि व्यापार और निवेश को बढ़ाया जा सके। इसी वजह से आज कई पश्चिमी देश भी चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लेख चीन की सीमाओं की ओर भी इशारा करता है, जैसे यूक्रेन युद्ध पर उसकी चुप्पी और ईरान जैसे मुद्दों पर सक्रियता। ये दिखाता है कि चीन पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है, बल्कि अपने हितों के हिसाब से कदम उठाता है। इससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल भी उठते हैं। कुल मिलाकर लेख कहना चाहता है कि आज की दुनिया में ताकत का संतुलन बदल रहा है। अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी अब चीन की जरूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन चीन के सामने चुनौती ये है कि वो इस नई ताकत के साथ भरोसेमंद और संतुलित भूमिका निभा पाएगा या नहीं। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय जैसे को तैसा, भारत की अदालतें और आलोचना। इसमें न्यायपालिका के एक अहम और संवेदनशील पहलू आलोचना को लेकर उसके रवैये पर गंभीर सवाल उठाया गया है। लेख का मकसद ये समझाना है कि अदालतें लोकतंत्र की सबसे अहम संस्थाओं में से हैं, इसलिए उन्हें आलोचना से डरने या उस पर तीखी प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे सहन करने और समझने की क्षमता दिखानी चाहिए। लेख बताता है कि भारत की न्यायपालिका के पास अवमानना की कार्रवाई करने का विशेषाधिकार जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे और कब किया जाए, इसमें एकरूपता नहीं दिखती। पत्रकारों, वकीलों या कार्यकर्ताओं की आलोचना को कभी सहन किया जाता है तो कभी उसी तरह की बातों पर कड़ी प्रतिक्रिया आती है। यही असंगति समस्या पैदा करती है, क्योंकि इससे स्पष्ट नहीं होता कि सीमा कहाँ खींची जाए, क्या वैध आलोचना है और क्या अवमानना। हाल के कुछ उदाहरणों के जरिए दिखाता है कि अदालतों का रुख ज्यादा रक्षात्मक और असहिष्णु होता जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत की कुछ टिप्पणियां, जिनमें वकीलों के लिए कठोर शब्द इस्तेमाल किए गए, इसका उदाहरण है। भले ही बाद में उनका स्पष्टीकरण आया, लेकिन इस तरह की भाषा से न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल उठते हैं। इसी तरह एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक विवाद या अली खान महमूदाबाद जैसे मामलों में भी अदालत की भूमिका को लेकर ही चिंता सामने आई। वहीं वो एक साथ जज और पक्षकार दोनों की भूमिका तो नहीं निभा रही। लेख का एक अहम बिंदु ये है कि जब इस तरह की टिप्पणियां औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के बाहर आती हैं तो उनका असर और भी ज्यादा होता है। बिना सुनवाई या प्रक्रिया के अगर अदालत किसी को कठोर शब्दों में निशाना बनाती है तो ये एक तरह से संस्थागत दबाव जैसा बन जाता है, जो लोगों को खुलकर बोलने से रोक सकता है। संपादकीय ये भी याद दिलाता है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि अदालतों को हर आलोचना का जवाब रक्षात्मक तरीके से नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश सार्वजनिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ज्यादा सहनशील होना चाहिए। उसी सोच से कई बार मीडिया और अकादमिक जगत के साथ बेहतर संवाद बना था, जो अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि न्यायपालिका की ताकत उसकी गरिमा और निष्पक्षता में है, ना कि आलोचकों को दबाने में। अगर अदालतें हर आलोचना को हमले की तरह लेंगी तो इससे न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, बल्कि न्यायपालिका में जनता का भरोसा भी कमजोर हो सकता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.